अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कल हमने अपनी एनपीवी की बेसिक कैलकुलेशन अलॉन्ग विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर एंड मीनिंग ऑफ एनपीवी, इसको कल हमने कंक्लूड किया था। तो कोई इशू कल के लेक्चर से किसी बच्चे को कैलकुलेशन पे एनपीवी की कोई दिक्कत हो या आर और एनपीवी के मीनिंग में कोई दिक्कत हो? जी बेटा। बेटा 15% रिटर्न रिक्वायर्ड रिटर्न थी इलस्ट्रेशन 11 में। 15% रिक्वायर्ड रिटर्न थी इन्वेस्टर की, लेकिन जब कारोबार ने 20 अर्न किया तो बिजनेस से इन्वेस्टर को 20 पे कर दिया। जो अर्न किया हमने कहा ये सारा पैसा हम इन्वेस्टर को दे देते हैं। हमने अज्यूम किया था कि जो बिजनेस है समझे वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, समझिए वो 1 लाख इक्विटी इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टर उस पर 15% मिनिमम रिटर्न चाह रहा है फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लेकिन बिजनेस अगर ज़्यादा कमा रहा है तो ज़्यादा देगा, कम कमा रहा है तो कम देगा। ठीक है, तो हमने देखा था वहाँ पे पहले साल रिक्वायर्ड रिटर्न तो 1 लाख के ऊपर 15% 15,000 बनी, लेकिन बिजनेस ने 20 कमाया, बिजनेस ने 20 दे दिया। इक्विटी इन्वेस्टमेंट पर तो एक्स्ट्रा रिटर्न भी दे देते हैं। और इसी तरह जब चलते गए तो हमने देखा कि प्रोजेक्ट के एंड पे इन्वेस्टर को अपनी जो रिक्वायर्ड रिटर्न थी उससे ओवर एंड अबव एक्स्ट्रा पैसे भी कुछ बच गए। दैट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। जी, एनी अदर क्वेश्चन? कोई और सवाल कल के लेक्चर से? नहीं बेटा, आर की परसेंटेज होती है कि जो इन्वेस्टमेंट दी जा रही है उस पर सालाना कितने परसेंट रिटर्न चाहिए। इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट अमाउंट, रुपीज़ अमाउंट नहीं होती, ये परसेंटेज में ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आर कॉस्ट ऑफ कैपिटल परसेंटेज में ही डिसाइड होता है। हम कैलकुलेट करना सीखेंगे इंशाअल्लाह। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर हमारा चैप्टर 3 फाइनेंस का जो है उसमें हम ये पढ़ेंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी को एडजस्ट करने के लिए आर कैसे एडजस्ट होता है, डिटेल डिस्कशन तो बेटा हमने यकीनन जैसे मैंने कहा कॉस्ट ऑफ फाइनेंस के चैप्टर में करनी है। लेकिन आर हमें कल पढ़ा था टाइम वैल्यू ऑफ मनी के पीछे 3 फैक्टर्स होते हैं, एक इन्फ्लेशन, एक अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट और एक रिस्क या अनसर्टेनिटी। जो आर होता है ना, वह इन तीनों फैक्टर्स के अगेंस्ट कंपनसेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी इकॉनमी में इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो आर ज़्यादा होगा। किसी कारोबार में अनसर्टेनिटी रिस्क ज़्यादा है तो आर बढ़ जाएगा। ठीक है, सो आर बेसिकली जो होता है वो उन तीनों फैक्टर्स की कंपनसेशन टू द इन्वेस्टर होता है। इन्वेस्टर आज पैसा लगा रहा है, उसको उस पैसे पर रिटर्न फ्यूचर में आनी है, तो आर रेट ऑफ रिटर्न फ्यूचर में उसको इन्वेस्टमेंट पे कितनी रेट ऑफ रिटर्न चाहिए होगी, वो इन तीनों फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। तो अगेन हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जाएंगे, कुछ ना कुछ बेसिक रिलेशनशिप वहां पे देख लेंगे, लेकिन डिटेल अंडरस्टैंडिंग इसकी बीएफडी में जैसे मैंने कहा था वहां पे आएगा। तो आर फिलहाल आपके लिए जानना काफ़ी है कि आर आपके तीनों जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के फैक्टर्स हैं उन तीनों की कंपनसेशन इन्वेस्टर को प्रोवाइड करता है। जी अच्छा जी, मजीद मैंने कल आपको छोटी सी होम असाइनमेंट एक्टिविटी दी थी। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपसे कहा था पढ़िए और जो पॉइंट समझ नहीं आता वो आप पूछिए। अंडरस्टैंडिंग हमने रट्टे नहीं लगाने, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्योंकि विल बी प्रिपेयरिंग फॉर एनी पॉसिबल एमसीक्यू फ्रॉम दिस एरिया। जी जनाब, कोई सवाल किसी एडवांटेज या डिसएडवांटेज पे विच इफ यू रिक्वायर सम एक्सप्लेनेशन? डिसएडवांटेज में पॉइंट नंबर 3 इसकी बात कर रहे हैं, इसका पहला पॉइंट। अच्छा जी, आप इसका पहला पॉइंट कह रहे हैं, 1 बाय 1 करते हैं, सारे मार्क कर लेते हैं। एक इसका पहला पॉइंट कह रहे हैं, एक इसका फोर्थ पॉइंट कह रहे हैं, इसका थर्ड भी कह रहे हैं, और चलें जी 1 बाय 1। पहले इस ड्रॉबैक की बात कर लेते हैं। नॉट इजीली एक्सप्लेन टू मैनेजर। यहाँ पे जब मैनेजर्स की बात की जाती है तो स्पेसिफिकली उन मैनेजर्स की बात की जा रही है
जिन्होंने फाइनेंस नहीं पढ़ा हुआ, हम इसको थोड़ा एलैबोरेट कर लेते हैं। नॉन फाइनेंशियल मैनेजर, क्योंकि जो नॉन फाइनेंशियल मैनेजर होते हैं ना, वो तो फेमिलियर होते हैं प्रॉफिट की टर्म से कि भाई कितना मुनाफा कमाया हमने। उनको कैश फ्लो, और कैश फ्लो में भी प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट, they are not familiar. So it is a bit difficult to explain to some non-financial manager कि NPV पॉजिटिव पे प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना और NPV नेगेटिव पे प्रोजेक्ट रिजेक्ट करना क्या है। क्योंकि असल में जहन में एक नॉन फाइनेंस पर्सन क्या आता है कि भाई हम प्रोजेक्ट एक्सेप्ट तब करते हैं जब हमारी जेब में कोई पैसे एक्स्ट्रा बचे, बट NPV इज नॉट द एक्स्ट्रा मनी जो मेरी जेब में बचेगा। NPV इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट मनी, जो कि प्रोजेक्ट के एंड में मेरे पास बचने हैं। जो पैसे प्रोजेक्ट एंड में बचने हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू है NPV। सो इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन टू नॉन फाइनेंशियल मैनेजर, मुश्किल होता है थोड़ा बताना। कंसिडर होल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, ये बेसिकली एडवांटेज इन कंपैरिजन विद पे बैक पीरियड। इसको देखो, पे बैक पीरियड हमने कैलकुलेट किया था ना, उसमें हमने क्या कहा था, देखो भाई प्रोजेक्ट में जो पैसा लगाया वो कितने अरसे में वापस आया। हमने देखा था प्रोजेक्ट ए में 3 साल में वापस आ गया। हमने देखा ही प्रोजेक्ट ए में चौथे 5वें साल में क्या हो रहा है। हमने प्रोजेक्ट बी का पे बैक कैलकुलेट किया 2 साल 4 महीने, हमने देखा ही नहीं तीसरे चौथे साल में बाकी हो क्या रहा है 5वें साल में। सो पे बैक पीरियड का ड्रॉबैक था, इट डिड नॉट कंसिडर द होल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। उसने पूरी लाइफ के रिटर्न्स को कंसिडर नहीं किया गया था पे बैक कैलकुलेट करते हुए। लेकिन एनपीवी में आप प्रोजेक्ट की पूरी लाइफ के कैश फ्लोज को कंसिडर करते हो। दिस इज अ प्लस कि आपने इन्वेस्टमेंट की, उस इन्वेस्टमेंट की ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट जो रिटर्न आ रही है उसकी बेस पे एनपीवी कैलकुलेट की जाती है। इट्स अ प्लस ऑफ दिस मेथड। आखिरी मेथड, इट इज एब्सोल्यूट मेजर ऑफ इंक्रीज इन शेयर होल्डर्स वेल्थ। पहले इस हिस्से को समझें। एब्सोल्यूट के कॉन्ट्रेरी जो टर्म होती है ना, एब्सोल्यूट के कंट्रेरी जो टर्म होती है दैट इज रिलेटिव। मैं इसको आसान ज़बान में अगर आपको समझाऊं तो रिलेटिव होता है परसेंटेज और एब्सोल्यूट होती है वैल्यू। आपको बताया जाए भाई ये एक प्रोजेक्ट करोगे उससे सालाना 10,000 रुपये कमाओगे, तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि भाई मेरे हाथ में कितने पैसे आएंगे सालाना। लेकिन आपको कहा जाए आप एक प्रोजेक्ट करोगे आपको सालाना 10% रिटर्न आएगी, नाउ इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू असेस कि हाथ में पैसे कितने आएंगे। टू अंडरस्टैंड हाथ में कितने पैसे आएंगे यू नीड टू नो 10% ऑफ वट। भाई किसका 10% आएगा? हम जितना पैसा इन्वेस्ट करें उसका 10% आएगा, या एवरेज इन्वेस्टमेंट का 10% आएगा? किसका 10%? इट इज डिफिकल्ट, इट इज नॉट कंप्लीट इंफॉर्मेशन। रिलेटिव इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती, एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है। ठीक है, तो जनरली हम फाइनेंस में या अदरवाइज भी अकाउंटिंग की जब बात करते हैं तो हम जनरली कहते हैं कि रिलेटिव मेजर्स की निस्बत एब्सोल्यूट मेजर ऑफ एनीथिंग इज कंसिडर बेटर, क्योंकि एब्सोल्यूट मेजर ऑफ एनीथिंग गिव्स यू कंप्लीट इंफॉर्मेशन, बेटर इंफॉर्मेशन। जैसे हम यहां पे बात कर रहे हैं कि अगर हम प्रोजेक्ट ए करेंगे जैसे हमने बात की थी, तो हमें ₹14.74 मिलियन समथिंग यही था ना उसका पॉजिटिव एनपी, दैट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू। कि भाई अगर हम प्रोजेक्ट ए करेंगे तो 14.74 मिलियन से हमारी वेल्थ में इजाफा होगा प्रोजेक्ट करने के नतीजे में। यही बात थी वहां पे हमारी। तो पहली बात, इट इज एब्सोल्यूट मेजर ऑफ इंक्रीज इन शेयर होल्डर वेल्थ। एनपीवी जो आती है वो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ इंक्रीज इन वेल्थ है, वैल्यू है और इंक्रीज इन वेल्थ बता रही है। दूसरा हिस्सा, इट्स डिसीजन रूल इज इन लाइन विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव। पहले हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव पे जरा से बात कर लें, फिर ये इससे अलाइन कैसे है उस पर बात करते हैं। मैंने आपको बेटा बताया था कि हम ये जो फाइनेंशियल एनालिसिस का पोर्शन पढ़ रहे हैं ना, ये बेसिकली इसका जो नॉमेनक्लेचर बाय नेचर इसका जो नाम है दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट।
अब कहीं पे इसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहा जाता है, कहीं पे इसको स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहा जाता है, कहीं पे हमारे एडवांस लेवल पे इसको बीएफडी कहा जाता है, बट बाय नेचर दिस सब्जेक्ट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस का जो पोर्शन है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है बेसिकली ये फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। इसमें हम फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग सीखते हैं, पैसा कहाँ से रेज करना है, पैसा कहाँ से इन्वेस्ट करना है, ये दो मेजर डिसीजन है जिसकी मैंने आपको तारुफी लेक्चर में बात की थी। ये फाइनेंसिंग डिसीजन है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें कहती है कि फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हुए हमने कोशिश करनी है शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की। हमें जो भी फैसला करना है उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमने अपनी कंपनी के शेयर होल्डर्स वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। दिस शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस सब्जेक्ट के तमाम टूल जो हमें सीखने हैं, तमाम जो डिसीजन मेकिंग हमने प्रोसेस सीखने हैं, उनका ऑब्जेक्टिव ज़हन में रखने हैं। वो होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स ऑब्जेक्टिव। ये मैंने आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव बताया। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। हमें वो फैसला करना है जिससे शेयर होल्डर्स वेल्थ में इजाफा आए। अच्छा, यहां पे एक और बात समझ लो। शेयर होल्डर्स वेल्थ, मैं अगर किसी कंपनी का फाइनेंस मैनेजर हूं और आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं अगर, तो क्या आपकी सारी वेल्थ मेरे इख्तियार में है? नो, ओनली वन पार्ट। आपकी वेल्थ का सिर्फ एक हिस्सा मेरे इख्तियार में किसी हद तक है, और वो हिस्सा कौन सा है? जो आपने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। तो जब हम बात करते हैं ना मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ, तो हम उसी हिस्से की मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहे हैं। आपकी पर्सनल वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, शेयर होल्डर की पर्सनल वेल्थ को मैक्सिमाइज करना फाइनेंस मैनेजर का काम नहीं है। फाइनेंस मैनेजर का काम है कि शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टेड है, आपने जो पैसा कंपनी के शेयर्स में लगाया है, उस वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। और उस वेल्थ को मैक्सिमाइज करने का तरीका क्या है? ऐसे फैसले किए जाएं कि शेयर की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होती जाए। जितनी शेयर की वैल्यू, आपके पास 100 शेयर है, अब वो शेयर की वैल्यू जितनी ज्यादा होती जाएगी, आपकी वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बढ़ती जाएगी। 100 शेयर, अगर शेयर 50 रुपए का है तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वेल्थ 5000। 100 शेयर की वैल्यू 100 रुपए पे चली जाए, आपकी इन्वेस्टमेंट की वेल्थ 10,000। 100 शेयर की वैल्यू 200 पे चली जाए, आपकी इन्वेस्टमेंट की वेल्थ 20,000, वर्थ 20,000। सो दिस इज द मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहती है कि फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हुए आपको ख्याल रखना है कि हर वो फैसला किया जाए जिससे शेयर होल्डर्स वेल्थ में ज्यादा से ज्यादा इजाफा आए। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव हो गया। अब आ जाए इसके ऊपर कि जी एनपीवी का डिसीजन रूल इज इन लाइन विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव। एनपीवी का डिसीजन रूल, यहां पे जो बात की जा रही है ना, वो डिसीजन रूल है कंपैरिजन वाला। कंपैरिजन वाला भी और फिजिबिलिटी वाला, दोनों भी। अगर हम फिजिबिलिटी वाले रूल की बात करें, फिजिबिलिटी रूल क्या था? कौन सा प्रोजेक्ट करना है जिसकी पॉजिटिव एनपीवी है, और कंपैरिजन का रूल क्या था? जिसकी एनपीवी पॉजिटिव एनपीवी हायर है। ये दो रूल पढ़े थे ना हमने। प्रोजेक्ट करना वो है जिसकी एनपीवी पॉजिटिव है, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो वो प्रोजेक्ट करना जिसकी पॉजिटिव एनपीवी ज्यादा है। अब ऑब्जेक्टिव ज़हन में रखो। पॉजिटिव एनपीवी क्या है? इट मेजर्स द इंक्रीज इन वेल्थ। तो जब हम फिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हमें एनपीवी का रूल कहता है वो प्रोजेक्ट करो जिससे शेयर होल्डर्स की वेल्थ में इजाफा हो। सही है, और यही तो ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, शेयर होल्डर्स की वेल्थ में इजाफा लाना। और यहां एनपीवी का रूल क्या कह रहा है? वो प्रोजेक्ट करो जो शेयर होल्डर वेल्थ में ज्यादा इजाफा लाता है। तो भाई ये भी बिल्कुल वही ऑब्जेक्टिव के मुताबिक होगा ना, बल्कि परफेक्टली अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव हो गया। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैक्सिमाइजेशन, जितनी ज्यादा से ज्यादा इजाफा ला सकते हो शेयर होल्डर वेल्थ में, वो फैसले करो। तो कंपैरिजन का रूल भी स्ट्रिक्टली इन लाइन विद दिस रूल है। ये जो रूल है इस ऑब्जेक्टिव के हासिल करने के लिए बिल्कुल एन मुताबिक है। जी, एनी क्वेश्चन? कोई और सवाल किसी और पॉइंट पे, या यहां पे कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए? पूछिए। Maximization of shareholder wealth will be achieved when we select a project with highest positive NPV.
अच्छा जी, समराइज करते हुए ये है, हमने किसी प्रोजेक्ट की एनपीवी लेनी हो, किसी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी एनपीवी मेथड से करनी है। सबसे पहले उस प्रोजेक्ट के फ्यूचर कैश फ्लोज एस्टिमेट किए जाते हैं, फिर इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एस्टिमेट किया जाता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में सीखेंगे हम। देन कैश फ्लोज को कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट किया जाता है, पीवी तमाम कैश फ्लोज की ली जाती है। देन हम एनपीवी ले लेते हैं विच इज पीवी ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स माइनस पीवी ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद हम डिसीजन रूल लगा देते हैं, कंपैरिजन का लगाना है या फिजिबिलिटी का लगाना है। तो ये एक ओवरऑल प्रोसेस है, किसी प्रोजेक्ट की एनपीवी आपने कैलकुलेट करनी हो। इसमें हमें इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में जो सवाल आता है उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें जनरली गिवन होती है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कैलकुलेशन का एक अलहदा सवाल हमें सेट किया जाता है, एक ही सवाल में सब कुछ मिक्स नहीं किया जाता। हमें इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का सवाल होगा तो उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन होगी, हमें बाकी सारे काम करने होंगे, कैश फ्लोज एस्टिमेट करने होंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को लेकर डिस्काउंटिंग करनी होगी, एनपीवी करनी होगी, रूल अप्लाई करना होगा। अच्छा, इस पूरे सवाल में भी अगर ये 15 नंबर का सवाल आपको आया है तो 15 में से मे बी 11 या 12 नंबर सिर्फ इस हिस्से के होते हैं, पहले स्टेप के। ठीक है जी, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। कैश फ्लोज को डिस्काउंट करना 1-2 नंबर से ज्यादा नहीं होता, एनपीवी 1 नंबर से ज्यादा नहीं होती, पॉजिटिव पे एक्सेप्ट, नेगेटिव पे रिजेक्ट, 1 या आधा नंबर इससे ज्यादा नहीं होता। तो इसका मतलब आपके क्वेश्चन में जो बल्क ऑफ द मार्क्स हैं 11-12 नंबर 15 में से आप कह सकते हो तकरीबन कोई 70-80% के करीब नंबर आपके सिर्फ इस हिस्से के होते हैं, जिस पे अभी हमने काम करना है। बात है, अभी तो हमने सिर्फ क्या सीखा है, कैश फ्लोज हमारे पास हो, रेट हमारे पास हो, तो हम ये काम कैसे कर सकते हैं। इसका मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हमने सिर्फ 2 या 3 नंबर की वर्किंग सीखी है अभी हमने, बाकी जो 11-12 नंबर हैं उस पर भी हमने काम आहिस्ता आहिस्ता करना है। तो ये पूरा चैप्टर उसी में हम चीज़ें सीखेंगे, लेकिन फिलहाल हम इस पे काम नहीं कर रहे। फिलहाल हम करते हैं कि सवाल अगर हमें प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी का ही आए, लेकिन हमें कहा जाए प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी IRR से टेस्ट करो, तो उसमें भी यही होता है भाई, 11-12 नंबर इसके होंगे और इसके आगे के काम के 3-4 नंबर। एनपीवी करनी हो या IRR करनी हो, ये स्टेप कॉमन है। ठीक है जी, तो फिलहाल हम जो दूसरा हमारा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टूल है हम उस पर थोड़ी बात करते हैं, वो भी आपके लिए फेमिलियर टूल है, कोई नया नहीं है। IRR की जरूरत हमें क्यों पेश आ रही है, उसके लिए हम एनपीवी की एक छोटी सी लिमिटेशन की बात करते हैं। वैसे तो एनपीवी इज द बेस्ट टूल, एनपीवी जितने भी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टूल आपने पढ़े हैं, एक ही पढ़ा है बाय द वे, या आइंदा भी जितने पढ़ने हैं, उनमें बेस्ट टूल इज एनपीवी। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है, इन्वेस्टर को अक्सर एक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है जो कि ये प्रोजेक्ट, ये टूल आपको प्रोवाइड नहीं करता, और वो इंफॉर्मेशन होती है प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न। जैसे हमने एनपीवी का टूल पढ़ा, आपने एक प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज लिए, आपने उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेजर की 15%, आपने उसकी एनपीवी कैलकुलेट कर ली पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है, प्रोजेक्ट फीजिबल है, लेकिन इसका एक और मतलब भी है कि प्रोजेक्ट के रेट ऑफ रिटर्न 15 से ज्यादा या कम है, ज्यादा है। इसी तरह आपने एक दूसरा प्रोजेक्ट लिया, उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल एस्टिमेट की 20%, उसकी एनपीवी आई नेगेटिव। इसका क्या मतलब है, प्रोजेक्ट का फिजिबिलिटी नहीं है, प्रोजेक्ट फीजिबल नहीं है, रिजेक्ट कर देना है। एंड व्हाट अबाउट प्रोजेक्ट रेट ऑफ रिटर्न, वो कितना है, 20 से कम है। बिल्कुल ठीक हो गया। हमने एनपीवी में जो सीखा है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कैश फ्लोज को डिस्काउंट करें, और अगर एनपीवी पॉजिटिव आ जाए इसका मतलब प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है, और अगर हम कैश फ्लोज को कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट करें, एनपीवी नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है। लेकिन प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न है क्या, ये एनपीवी का टूल हमें नहीं बताता, और अक्सर हमारे जो नॉन फाइनेंशियल मैनेजर हैं वो, जैसे हमने कहा एनपीवी की समझ उनको जरा कम आती है, वो परसेंटेज कितने परसेंट रिटर्न आएगी वो उनको आसानी से समझ आती है, दे वांट टू नो दैट इंफॉर्मेशन एज वेल। तो अगर हम प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न जानना चाहते हैं तो फिर हमें IRR के टूल का सहारा लेना पड़ता है। IRR कैलकुलेट्स द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट।
ठीक है जी। आईआरआर टूल की मदद से हम किसी भी प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न मेजर करते हैं। अब वो रिटर्न कैसे मेजर करते हैं ये आपको पता है। आईआरआर कैसे मेजर करते हैं, हाउ डू वी मेजर आईआरआर, सीखा ना। 12 क्यों बज गए शक्लों पे? क्या बेसिक असूल सिखाया गया था आईआरआर मेजर करने के लिए? भूल गया, इतनी जल्दी भूल गए? इसका मतलब समझा नहीं था। हाँ जी, किसको याद है? कोई एक बच्चा? किसी को तो याद होना चाहिए, कोई तो पढ़ा लिखा होगा यहां पे। बस कैलकुलेटर के बटन 4-6 दबाने और आईआरआर आ जाने, ये सीखा हुआ है बस कि नहीं? यही सीखा था। आईआरआर को लॉजिकली समझना है तो चलो ये 3 लाइनों में समझ लो। जैसे अभी हमने बात की कि अगर एनपीवी पॉजिटिव है इसका मतलब प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न आर से ज्यादा है, अगर एनपीवी नेगेटिव है इसका मतलब प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न आर से कम है, इसका मतलब अगर एनपीवी 0 हो जाएगी तो प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न आर के बराबर हो जाएगा। यह है आईआरआर की कहानी। हमने इसका मतलब अगर हमें आईआरआर जानना है तो हमें ऐसा आर ढूंढना है जिस पे एनपीवी 0 हो जाए। एनपीवी टूल में अब जरा ध्यान में रखना, एनपीवी टूल जो हमने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का पढ़ा उसमें कैश फ्लोज के लिए जो हम आर यूज करते हैं वो क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। वहां पे आर इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है। इन्वेस्टर से पूछते हैं भाई क्या है आर आपका, वो बताता है जी 15%, हमने कैश फ्लो अप्लाई कर दिया। ये है एनपीवी टूल। लेकिन जब आपसे कहा जाए आईआरआर अप्लाई करो, फिर आपने इन्वेस्टर से नहीं आर पूछना, फिर आपने ऐसा आर ढूंढना है जिस पे एनपीवी 0 आएगी। वही आर आपका प्रोजेक्ट रेट ऑफ रिटर्न है। अब इन्वेस्टर से हम आर नहीं पूछ रहे। जब एनपीवी करना था फिर हमने इन्वेस्टर से आर पूछा था ताकि हम कैश फ्लोज को आर पे डिस्काउंट करें। जब हमने आईआरआर करने हैं फिर हमने इन्वेस्टर से आर नहीं पूछना, हमने खुद आर ढूंढना है ऐसा जिस पे एनपीवी प्रोजेक्ट की 0 आए, क्योंकि हमें पता है जिस रेट पे प्रोजेक्ट की एनपीवी 0 होती है वही रेट प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न होता है। अब नेक्स्ट पार्ट, ये ढूंढना कैसे होता है, तो उसके लिए जरा ये ग्राफ से हम समझ लेते हैं। बिहेवियर एनपीवी का और आर का रिलेशनशिप समझते हैं। आप एक प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज लो और लेट्स अज्यूम उनको 5% पे डिस्काउंट करो। एनपीवी आई पॉजिटिव, क्या ये आपका आर है और ये आपकी एनपीवी है, ये 0 पॉजिटिव जोन नेगेटिव जोन। लेट्स अज्यूम आपने 5% डिस्काउंट लिया, प्रोजेक्ट कैश फ्लो डिस्काउंट किए और एनपीवी पॉजिटिव आई, इसका क्या मतलब है? प्रोजेक्ट रेट ऑफ रिटर्न 5% से ज्यादा है। लेट्स ट्राई 10%। 10% पे डिस्काउंट किया, एनपीवी पॉजिटिव थोड़ी कम होगी या बढ़ जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि अब आपने 10% रिटर्न निकाल दिया ना कैश फ्लो से। अब जब 10% रिटर्न निकालोगे तो एनपीवी नीचे आ जाएगी थोड़ी सी। लेट्स अज्यूम अभी भी पॉजिटिव आई, इसका मतलब प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न 10 से भी ज्यादा है। कीप ऑन ट्राइंग, 11, 12, 13, 14, 15, कहीं पर तो 0 होगी ना। तो जिस रेट पे 0 हो जाए वही रेट आपका आईआरआर। तो इस ग्राफ की मदद से अगर देखो तो भाई ये वो पॉइंट है जिस रेट पे आपकी एनपीवी 0 हो रही है। ये ग्राफिकली मैंने आपको समझाया कि हम हिट एंड ट्रायल की मदद से डिफरेंट रेट्स ट्राई करें तो किसी ना किसी रेट पे एनपीवी 0 आ जाएगी। जिस रेट पे एनपीवी 0 हो वही हमारा आईआरआर होता है। ठीक हो गया? ये तो होगी ग्राफ की मदद से मैंने आपको आईआरआर की सर्च तलाश का तरीका समझाया। बट एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हिट एंड ट्रायल 11, 12, 13, 14, 15 ट्राई करते हैं। एग्जाम में हम क्या करते हैं वो जनाब इस ग्राफ से समझ लो। हम बार बार हिट एंड ट्रायल करके 0 पे नहीं पहुंचते। आपने आईआरआर की कैलकुलेशन क्यूएम में 2 अंदाज में सिखाई जाती है, जिनमें से एक अंदाज ये है, आप 2 रेट्स पे 2 एनपीवी लेते हो, कोई से 2 रेट ले लोगे, से ए एंड बी।
एक ए पे उसको डिस्काउंट किया कैश सोर्स को, एनपीवी आ गई। बी पे डिस्काउंट किया कैश सोर्स, उस पे एनपीवी आ गई। लेट्स अज्यूम हमारे ए पे एनपीवी आई 75%, बी पे एनपीवी आई 30%। मैं चलें ए और बी को नंबर भी दे देता हूँ। लेट्स अज्यूम ए 10% है, बी 20% है। तो जनाब ए पे एनपीवी 10%, इसका मतलब प्रोजेक्ट रेट ऑफ रिटर्न 10% से ज़्यादा। बी की एनपीवी 20% नेगेटिव, इसका मतलब प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न 20 से कम, इसका मतलब 10 और 20 के दरमियान। हमें एग्जाम में यही करना है, दो रेट्स पे दो एनपीवीज लेनी है और फिर एक फार्मूला हम यूज करते हैं इंटरपोलेशन का। इंटरपोलेशन फार्मूला की मदद से हम एस्टिमेट कर लेते हैं आईआरआर। असल में हिट एंड ट्रायल से चलते हैं ना तो आईआरआर कहीं यहां आती, लेकिन जब मैंने दो एनपीवीज पे इंटरपोलेशन का फार्मूला लगाया तो इंटरपोलेशन क्या करता है, दो पॉइंट्स को मिलाता है स्ट्रेट लाइन में, और ये लाइन जहां पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है वो मुझे बता देता है। दिस इज नॉट एक्यूरेट आईआरआर। एक्यूरेट आईआरआर ये थी, एक्चुअल आईआरआर ये थी, लेकिन जब मैं इंटरपोलेशन से आईआरआर निकालता हूं वो एस्टिमेटेड होती है, वही होती है। और एग्जाम में हमें ये रिकॉर्ड होता है भाई, एग्जाम में हमें एक्चुअल आईआरआर नहीं चाहिए। अब जरा इसका तरीका पढ़ लो जो मैंने आपको भी डेमोन्स्ट्रेट किया। आईआरआर कैलकुलेट करनी है तो इसका तरीका है, एस्टिमेट प्रोजेक्ट कैश सोर्स जिसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर बेनिफिट, सिलेक्ट एनी टू। यहां पे एनी टू को मैंने बोल्ड भी किया, अंडरलाइन भी किया। यू आर एट लिबर्टी टू सिलेक्ट एनी टू रेट्स, कोई से दो रेट ले लो, 10-20 ले लो, 5-15 ले लो, 5-10 ले लो, 10-25 ले लो, कोई से दो रेट लेने हैं आपने, ठीक है जी। हर बच्चा डिफरेंट रेट ले सकता है, कोई कैद नहीं है इस पर। दो रेट्स लेने हैं, इन दो रेट्स पे दो एनपीवीज लेनी है और उसके बाद आपने इंटरपोलेशन फार्मूला लगा लेना है। इंटरपोलेशन फार्मूला से आप एस्टिमेट कर पाते हैं आईआरआर। जैसे हमने अभी जो फार्मूला ये वैल्यू पड़ी इस ग्राफ में, इस वैल्यू को इस फार्मूले में डाल देते हैं। 10% पे 75 और 20% पे 30, यही है जी। तो ये फार्मूला हम पढ़ते हैं और इस पर ये वैल्यूज डालते हैं। इस फार्मूला में L स्टैंड फॉर लोअर डिस्काउंट रेट। हमारा लोअर डिस्काउंट रेट क्या है, 10, प्लस NL स्टैंड फॉर एनपीवी एट लोअर डिस्काउंट रेट। क्या थी एनपीवी 10% पे 75 डिवाइडेड विद 75 माइनस NH। NH मीन एनपीवी एट हायर डिस्काउंट रेट। हायर डिस्काउंट की एनपीवी क्या थी -30। ये ख्याल कीजिएगा, ये वाला माइनस फार्मूले का है और ये वाला माइनस एनपीवी का है। और इसको फिर मल्टीप्लाई कर देना है हमने, हाई रेट माइनस लो रेट। हाई रेट था 20, लो रेट था 10। लीजिए जी, सॉल्व कीजिए इसको। ये आपका फैक्टर अलहदा सॉल्व होने हैं और इसको 10 में ऐड कर देना है आपने। 17.1%। लीजिए जी, ये हमारी आईआरआर आ गई। माइनस माइनस यहां पे प्लस हो जाएगा। सो प्रोजेक्ट कैश फ्लो लिए, कोई से दो डिस्काउंट रेट लिए। हमारे केस में 10 और 20 ये दो डिस्काउंट रेट थे। उन दो रेट्स पे दो एनपीवीज आई और फिर ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए। इस फार्मूला को हम इंटरपोलेशन फार्मूला कहते हैं। इस फार्मूला की मदद से दो रेट्स और उनकी दो एनपीवीज को लेके हम आईआरआर एस्टिमेट कर लेते हैं। आई रिमेंबर हैविंग सीन एमसीक्यूज गिवन इन द क्यूएम, दो रेट्स दो एनपीवीज, याद है ना ये फार्मूला। ये है उसकी लॉजिक जो मैंने ग्राफ से आपको एक्सप्लेन किया। अच्छा, यहां पे अपना ग्राफ है तो जो जरा अपनी दोबारा लाइए। कोई बच्चा जो दो रेट सिलेक्ट करता है, लेट्स अज्यूम एक रेट लेता है वो 8% और एक रेट लेता है से 18%, ऐसा भी हो सकता है। अब देखो जरा, 8% पे एनपीवी शायद आ रही है यहां पे, ये 18% पे एनपीवी आ रही है शायद यहां पे ये। अब जो बच्चा 8 और 18 दो रेट लेगा वो जब इंटरपोलेशन अप्लाई करेगा ना तो उसकी इंटरपोलेशन की स्ट्रेट लाइन
ये है, और इसका एस्टिमेटेड IRR ये है। तो जिस बच्चे ने 10 और 20 को लेकर इंटरप्रेट किया उसका IRR ये आ रहा है, जिस बच्चे ने 18 और 8 को लेकर इंटरप्रेट किया उसका IRR यहां पे आ रहा है। और एक और बच्चा था जिसने 8 और से 15 को लेके इंटरप्रेट किया, तो 8 की NPV यहां पे आ रही है और 15 की NPV यहां पे आ रही है। तो देखिए जनाब, जो बच्चा 8 और 15 को लेके चल रहा है उसकी इंटरपोलेशन का जवाब कहां जाता है? उसकी इंटरपोलेशन का जवाब ये आ रहा है जनाब। तो एक ये रेड डॉट, एक रेड डॉट, एक ब्लू डॉट, एक ये पर्पल डॉट, 3 बच्चे, तीनों ने डिफरेंट रेट सेलेक्ट किए, तीनों का आंसर फर्क आया, तीनों के आंसर के फुल बटा फुल मार्क्स हैं, किसी बच्चे का कोई नंबर नहीं कटेगा। आपका IRR में आंसर क्या आएगा दैट विल डिपेंड कि आपने कौन से 2 रेट सेलेक्ट किए। यू आर टोटली एट लिबर्टी टू सेलेक्ट एनी 2 रेट्स। आपने सिर्फ उन 2 रेट्स में 2 NPVs लेनी है, इंटरपोलेशन के फार्मूला में डालना है और आपका आंसर आ जाएगा। देख सकते हैं 10 और 20 को इंटरपोलेट करें तो ये रेड डॉट है, 18 और 8 को इंटरपोलेट करें तो ये ब्लू डॉट है, और 8 और 15 को इंटरपोलेट करें तो ये पर्पल डॉट है। ये ग्राफ पे एक्स एक्सिस पे हमारे रेट डिस्काउंट रेट्स आ रहे हैं, ये फर्क है। मे बी यहाँ पे इंटरपोलेशन हमने की थी तो 17.1 आया था, इधर कर लोगे तो मे बी 16 आ रहा है, और यहाँ पे कर रहे हो तो मे बी 16 ये शायद 16 है तो ये 15.3 या 4 आ रहा है, वट एवर इट इज़, बट फर्क है। और हर आंसर फुल बटा फुल मार्क्स वाला है, किसी के नंबर नहीं कटेंगे यहाँ पे जी। इंटरपोलेशन अच्छा, जब मैं आपके सामने ये एक डाटा हमने लिया था, मैं एक और डाटा आपके सामने रखता हूँ, इसकी तरह मुझे IRR कैलकुलेट करके बताएं। NPV एट 10% अगर 50 है, NPV एट 25% नेगेटिव 100 है, तो बताइए IRR क्या आएगा इंटरपोलेशन फार्मूला की मदद से। फार्मूला आपके सामने है, यही फार्मूला अप्लाई कीजिए इस डाटा पे। ये डाटा में बता रहे हैं कि NPV 10 पे पॉजिटिव है, 25 पे नेगेटिव है, इसका मतलब IRR 10% से ज़्यादा है, 25% से कम है। हमारा आंसर 10 और 25 के दरमियान कहीं आएगा। कितना है जी? 15%। 15%। अच्छा, मैं एक और डाटा देता हूं, इसका भी जरा IRR कैलकुलेट कीजिए। NPV एट 5% 25 और NPV एट 15% 5, ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं। IRR कैलकुलेट करो। दोनों वैल्यू पॉजिटिव है NPV की, तो फार्मूले में सिर्फ हमें क्या पता लग रहा है कि भाई हमारी IRR 5 से भी ज़्यादा है, हमारी IRR 15 से भी ज़्यादा है। पॉजिटिव NPV का मतलब यही है ना भाई, किस रेट से ज़्यादा IRR। और
पॉजिटिव एनपीवी हाई रेट पे भी पॉजिटिव आ जाए तो इम्प्लीकेशन क्या होगी? ये पॉजिटिव है ना, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया था, यहाँ पे माइनस और प्लस है, ये माइनस रह जाएगा, सिर्फ इतना सा फर्क है। तो मैथमेटिकली बताइए क्या आया IRR? 17.5%। जी, एनी क्वेश्चन? बेटा अभी तो हम सिर्फ एनपीवी कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। एनपीवी जीरो हो तो मतलब जिस रेट पे एनपीवी जीरो है वो IRR है। अभी तो हम IRR कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। तो एनपीवी जीरो होगी तो यू शुड बी हैप्पी, IRR मिल गई आपको। ठीक है, तो यही तो हम जान रहे हैं। हम अभी फिलहाल सीख क्या रहे हैं बेटा, तो जो कीजिए, हम प्रोजेक्ट का क्या जान रहे हैं? IRR। हम प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। हम एनपीवी पे हमारा ध्यान सिर्फ इसलिए जा रहा है कि प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न हमें पता लग जाए। प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न मिल गया तो बस बात खत्म होगी। हम प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न ही तो जानना चाहते थे। अच्छा, यहाँ पे एक काम करते हैं और
अच्छा जी, अब हम इस्तेमाल सीखेंगे प्रेजेंट वैल्यू टेबल्स का। हमने अभी क्या सीखा कि हम डिस्काउंट रेट 1+r⁻n फार्मूला से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये बात हम सीख चुके हैं इस फार्मूले की मदद से। हमने कहा जी हमें जब भी r कैलकुलेट करना है हम इस फार्मूला की मदद से r कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन आइंदा हमें बेटा आदत अपनानी है कि हम ये फार्मूला कम यूज़ करेंगे, जब हम ज़रूरत होगी तभी यूज़ करेंगे। दिस टेबल विल बी अवेलेबल विद अस। किताबें भी हमारे पास मिलेगा जब किताब आप लेंगे, और एग्ज़ाम में भी आप एग्जामिनर से ऑन डिमांड, इन्विजिलेटर से ऑन डिमांड मांग सकते हैं ये टेबल। हमें इस टेबल में आसानी क्या है कि इस टेबल में हमें हर r का और n को लेके वैल्यू अवेलेबल है। r1%, n1, r1, n1 वैल्यू, r2, n5, r2, n5 वैल्यू। ये पूरे टेबल में आपको ग्रिड, ये सारी वैल्यू बनी बनाई मिलती हैं। तो आपको फार्मूला लेने की अब ज़रूरत हर दफ़ा नहीं है, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए r और n, और कॉलम में आप वैल्यूज़ फीड कर देंगे। एक एक्टिविटी अब हम करने जा रहे हैं। ये टेबल मैं आपको व्हाट्सएप में अभी शेयर करता हूँ, और फिर हम इस टेबल के इस्तेमाल की कुछ एक्टिविटीज़ IRR की कैलकुलेशन में करते हैं। लीजिए जी, मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ये टेबल भेज दिया। अब आपकी एक्टिविटी क्या है इस वक्त करने की? जी, ये आपके सामने प्रोजेक्ट ए का डाटा, वही पुराना प्रोजेक्ट ए है जिसको हमने पेबैक में भी सीखा था, जिसको हमने IRR NPV में भी सीखा था, वही प्रोजेक्ट ए है। 90 मिलियन की इन्वेस्टमेंट, 1 2 3 4 5 साल कारोबार चलना है। 5 साल बाद 4 मिलियन का डिस्पोज ऑफ हो जाना है। कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। हमें कहा जा रहा है IRR बताइए इसका क्या है। अब हमने IRR कैलकुलेट करने का अभी जो तरीका सीखा था स्टेप्स के मुताबिक। स्टेप नंबर 1, प्रोजेक्ट कैश फ्लोज। इलस्ट्रेशन नंबर 12, प्रोजेक्ट कैश फ्लोज हमारे हैं इन्वेस्टमेंट 1 2 3 4 5, कैश फ्लोज रुपीज इन मिलियन में 90 40 30 20 20 एंड 20
4. Step number 1, estimate project cash flow. Step number 2, select any two discount rates. हम दो रेट लेते हैं जी, एक लेते हैं डिस्काउंट फैक्टर 5% का, दूसरा लेते हैं डिस्काउंट और इसकी पीवी एट 5%, दूसरा फैक्टर लेते हैं हम 20% का, इसकी पीवी एट 20%, और फिर पीवी के कॉलम का हम यहाँ पे टोटल लेते हैं, तो ये मुझे एनपीवी एट 5% मिलेगी, और इसका टोटल लूँगा मैं तो मुझे एनपीवी एट 20% मिलेगी। दो रेट्स, दो एनपीवी आ जाएंगी, फिर इंटरपोलेशन का फार्मूला और वहाँ से हम आईआरआर कैलकुलेट कर लेंगे। और अब आपने ये जो कैलकुलेशंस हैं ये करनी है टेबल की मदद से। टेबल आपके पास है तो टेबल पे जाइए और मुझे डिस्काउंट फैक्टर ढूंढने में मदद कीजिए। 5% 1 ईयर, 5% 1 ईयर क्या है वैल्यू जी? 0.952। चलिए मैं एक तो बोर्ड पे भी टेबल रखता सामने अपने रख लेता हूँ, जितना नज़र आ सकता है उसको यहाँ से भी फॉलो करते जाएं। तो ये जनाब %, 1 ईयर, 5% 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर वैल्यू उठानी है। 0.952, 0.907, 0.864, 0.823, 784। इसी तरह इसका फैक्टर हम मान लेते हैं, इन्वेस्टमेंट तो प्रेजेंट वैल्यू में है। इसी तरह 20% के फैक्टर आइडेंटिफाई कीजिए। 20% के लिए टेबल के निचले हिस्से पे जाना पड़ेगा हमें। 20% 1 ईयर, ये आ रहा जी 20% 1 ईयर, 0.833, 0.694, 579, 482, 402, ये 1 है जी। लीजिए जी आप जनाब कैश फ्लोज को मल्टीप्लाई कीजिए पीवी एनपीवी, फिर कैश फ्लो को मल्टीप्लाई कीजिए पीवी एनपीवी, दोनों एनपीवी कैलकुलेट कीजिए फटाफट जरा। फैक्टर अब हम आइंदा टेबल से इस्तेमाल किया करेंगे। मेक इट ए हैबिट, कैलकुलेटर पे नहीं टेबल से। हाँ बाज का टेबल की रेंज से बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि टेबल 20% तक और 15 साल तक शायद जा रहा है। हमें 20% से आगे का फैक्टर चाहिए, 15 साल से ज्यादा का फैक्टर चाहिए, तो फिर फार्मूला भी इस्तेमाल करेंगे हम। फार्मूला हमने भूल नहीं जाना, टेबल की टॉप पे भी वैसे लिखा होता है। पॉइंट 402। जी 5% पे एनपीवी क्या आ रही है? 117 पॉइंट, बेटा थोड़ा ज्यादा हो गया। एनपीवी बोल रहा हूं मैं, एनपीवी ये 19 नेगेटिव से कहानी शुरू होनी है। 27.85, दो डेसिमल काफी हैं और ये पॉजिटिव है। 20% पे एनपीवी -4 पॉइंट,
99 नेगेटिव एनपीवी, ब्रैकेट में हम इस तरह लिखते हैं, दो रेट्स, दो एनपीवीज, इसके बाद इंटरपोलेशन लो रेट प्लस एनपीवी एट लो रेट डिवाइडेड विद एनपीवी एट लो रेट माइनस एनपीवी एट हाई रेट मल्टीप्लाइड विद हाई रेट माइनस लो रेट। लीजिए जी, सॉल्व कीजिए, और IRR इट हैज़ टू बी लेस देन 20, 17.7072%। प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न 17.72% है। प्रोजेक्ट ए सालाना 17.72% रिटर्न देगा, यह है IRR का मतलब। ये 24 है आखिरी साल, रेजिडुअल वैल्यू भी इसमें आ रही है ना, आखिरी साल के कैश फ्लो में हमने रेजिडुअल वैल्यू 4 वो भी ऐड कर दी भी है जी। एनी क्वेश्चन? IRR कैसे कैलकुलेट करना है, और प्रेजेंट वैल्यू टेबल से तारुफ भी हमने यहाँ पे ले लिया। किताब लेंगे तो किताब के एंड पे प्रेजेंट वैल्यू टेबल आपको मिलेगा। फिलहाल मैंने किताब नेक्स्ट वीक इंशाअल्लाह आने की उम्मीद है, तब तक के लिए मैंने आपको जिस तरह नोट्स दिए, प्रेजेंट वैल्यू टेबल भी आपसे शेयर कर लिया ताकि आपका काम चलता रहे जी। एनी इशू? अच्छा जी, इलस्ट्रेशन 13 प्रोजेक्ट बी की IRR है, वो आपकी होम असाइनमेंट है। कल हम आएंगे तो IRR का डिसीजन रूल और फिर आगे डिस्कशन को लेके चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम।